बहुत सारे लोग इसे न्यायिक इतिहास का काला दिन बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के इतिहास का काला अध्याय बता रहे हैं। इस जजमेंट की हर तरफ से आलोचना हो रही है, निंदा हो रही है, चाहे वो लीगल कम्युनिटी हो, वो इसको लेकर परेशान है। बहुत सारे जो प्रबुद्ध वर्ग हैं हमारे देश के, वो इसको लेकर चिंतित हैं। मतदाता अभी इस मामले को समझ नहीं रहे हैं, लेकिन उन्हें भी चिंतित होने की ज़रूरत है। और विपक्षी दल तो जाहिर है कि वो चिंताग्रस्त हो गए हैं, उनकी चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि जिस तरह का फैसला आया है उससे अब चुनाव आयोग के पास असाधारण शक्तियां होंगी, अधिकार होंगे, और वो मनमाने तरीके से पूरे देश भर में एसआईआर करेगा और एसआईआर के ज़रिए करोड़ों लोगों के नाम मतदाता सूचियों से गायब कर देगा, जैसा कि बिहार में किया, जैसा बंगाल में किया, जैसा यूपी में किया जा रहा है। वैसे पूरे देश में और माना जा रहा है कि 8 से 10 करोड़ लोग मतदाता सूचियों से गायब कर दिए जाएंगे, और ये वो लोग होंगे जो बीजेपी को वोट नहीं देते हैं। यानी छांट छांट कर बीजेपी विरोधियों को मतदाता सूची से बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी मतदाता सूची चाहती है जिसमें उसके मतदाता हों और विपक्ष के मतदाता हों भी तो बहुत कम हों। तो ये अपना मतदाता वर्ग चुनने की कवायद, जिसे कहा जा रहा है कि लोकतंत्र में मतदाता अपने नेता, मंत्री, सरकार चुनते हैं, ये ऐसी सरकार है जो अपने लिए अपने मतदाता चुन रही है, ठीक उल्टा कर रही है। तो नाराज़गी है, गुस्सा है, ये अपनी जगह वाजिब है, उसके पर्याप्त आधार है, कारण है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये फैसला बहुत सही आया है। मैं तारीफ़ करता हूँ सुप्रीम कोर्ट की, मैं तारीफ़ करता हूँ जस्टिस सूर्यकांत की और जयमाला बागची की, कि उन्होंने एक ऐसा फैसला देकर पूरे देश को भ्रम से निकाल दिया, पूरे देश के भ्रमों को तोड़ दिया है। अगर कहीं कोई किसी के दिमाग में ये भ्रम रहा हो कि सुप्रीम कोर्ट तो गलत नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट से ये जो चुनाव आयोग मनमानियाँ कर रहा है उस पर रोक लगाएगा, उसे आगे बढ़ने से रोक देगा, उस पर लगाम लगाएगा, अगर कहीं ये खुशफहमी किसी वर्ग में थी तो वो उसने दूर कर दी है कि नहीं, हम ये नहीं करने जा रहे हैं। हम ये भी नहीं करने जा रहे हैं कि अगर इस एसआईआर के ज़रिए सरकार बैकडोर से एनआरसी कर रही है तो हम उसे भी रोकने नहीं जा रहे हैं। हमने चुनाव आयोग को ये अधिकार एक तरह से परोक्ष रूप से दे दिया है, जो कि उसे नहीं होना चाहिए, कि आप लोगों की नागरिकता भी तय कर लो, उसके भी परीक्षण कर लो, और उसके आधार पर, अपने परीक्षण के आधार पर आप उनके नाम भी गायब कर दो। बाद में वो लड़ता रहेगा, कोर्टों के चक्कर लगाता रहेगा, इधर से उधर भटकता रहेगा, उसकी परवाह मत करो। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये एक बहुत ही स्पष्ट कर दिया देश के सामने कि सुप्रीम कोर्ट से आप बहुत ज़्यादा अपेक्षा न रखें। सुप्रीम कोर्ट पर राजनीतिक दबाव है, ये पूरी दुनिया जानती है, केवल हिंदुस्तान की बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस बाकायदा बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह चुके हैं, और सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई हों या दूसरे जजेस हों, उन्होंने अपने फैसलों से इस बात को बार बार पुख्ता किया है कि सुप्रीम कोर्ट अब वो जगह नहीं रह गई है जहां आप उम्मीद कर सकें कि वहां से इंसाफ मिलेगा। वहां से फैसले तो मिलेंगे, लेकिन इंसाफ की गारंटी नहीं है। 10 में से 2 फैसलों में, जो दो ऐसे मामलों में जिससे सरकार को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ ना होती हो, उसमें ज़रूर वो फैसले ऐसे दे देगा कि लगेगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट से अभी भी उम्मीद की जा सकती है। तो वो झूठी उम्मीद को बनाए रखने के लिए ये सिलसिला अभी तक चल रहा था। लेकिन ये जो फैसला आया है उसने आपको, हमको, सबको बता दिया है कि झूठी उम्मीदें रखना बेकार है,
क्योंकि जब बड़े फैसले का समय आएगा तो वो सरकार के पक्ष में जाएंगे, सत्तारूढ़ दल के पक्ष में जाएंगे, सत्तारूढ़ दल की विचारधारा को पुष्ट करने वाले के पक्ष में जाएंगे। ये जो एक ट्रेंड है जिसके बारे में बड़े बड़े वकील प्रशांत भूषण हों, दुष्यंत दवे हों, कपिल सिब्बल हों, ये तमाम बड़े वकील बार बार दोहराते रहे हैं, कहते रहे कि इस तरह की बात हो रही है। विपक्षी दलों के लिए भी ये एक आत्ममंथन का समय है, आत्मविश्लेषण का समय है। उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने जता दिया है कि आप हमसे कितनी उम्मीदें रख सकते हैं। पहले ही जब कभी सवाल किया जाता था विपक्षी दलों से कि तो आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं, आप कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं, और उस समय विपक्षी दल खामोश रह जाते थे। शायद उन्हें एहसास था कि सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, तो वो बहुत मजबूरी वाली स्थिति में ही सुप्रीम कोर्ट का रुख करते थे। अदरवाइज बचते थे, दूसरे लोगों को सुप्रीम कोर्ट भेजते थे या उनको समर्थन दे देते थे, लेकिन खुद नहीं जाते थे। अब इस फैसले के बाद ये और स्पष्ट हो गया है कि विपक्षी दलों के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे भले ही खुले हों, लेकिन फैसला या उन्हें इंसाफ मिलेगा इसकी संभावना बहुत बहुत क्षीण हो गई है। ये जो जस्टिस सूर्यकांत और जयमाला बागची का जो फैसला आया है, उसने ये भी बता दिया है कि हिंदुस्तान में जुडिशरी ही नहीं, हमारी जो लोकतंत्र है और संविधान है वो भी कितने खतरे में है। अब जबकि एक पार्टी चुनाव आयोग पर नियंत्रण करके अपने मनपसंद के मतदाताओं को मतदाता सूची में रखेगी, चुनाव करवाएगी और उससे अपनी सत्ता को हमेशा के लिए स्थायी करने की मंशा रखती है, वैसी सूरत में लोकतंत्र कहाँ बचता है? जब मतदाताओं के हाथ में, देश के नागरिकों के हाथ में वोट के जरिए सरकार बदलने का अधिकार ही छीन लिया जाए, तो फिर लोकतंत्र कहाँ बचता है? वो चुनाव प्रणाली जो लोकतंत्र में शांतिपूर्वक सत्ता हस्तांतरण की व्यवस्था देती है, वो ख़त्म हो गई, वो दूषित हो गई, उसको डिस्टॉर्ट कर दिया गया और उससे अब वैसा फैसला नहीं निकल सकता जैसा कि जनमत है। आप ये नहीं कह सकते कि ये जनादेश है, ये दरअसल मैन्युफैक्चर्ड जनादेश होगा, मैन्युफैक्चर्ड मैंडेट होगा। ये यूँ कह लें कि छल कपट से हासिल किया हुआ जनादेश होगा, वास्तविक जनादेश नहीं होगा। तो ये एक और मोह भंग हमारा जस्टिस सूर्यकांत ने किया है और उनको इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। उनको धन्यवाद इसलिए भी देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद इसलिए भी देना चाहिए कि अब सबको पता हो जाना चाहिए कि देश कहाँ खड़ा है। देश एक इमरजेंसी के हालात में है। अघोषित आपातकाल की बात हम लोग पिछले 5-7 सालों से लगातार कर रहे हैं, लेकिन ये अघोषित आपातकाल है, ऐसे निर्णय उसी के दौरान दिए जाते हैं। जैसा कि आपको याद होगा, जबलपुर के एडीएम का मामला है, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था और वो फैसला न्याय के इतिहास में काले अक्षरों से लिखा हुआ माना जाता है। बाद में उसको पलटा गया। वो इमरजेंसी के दौरान हुआ था और ये फैसला भी इमरजेंसी के दौरान हो रहा है। इमरजेंसी की घोषणा नहीं हुई, लेकिन इमरजेंसी के हालात में इस तरह का फैसला आ रहा है। तो ये एहसास पूरे देश को हो जाना चाहिए कि हम अब आपातकाल में रह रहे हैं। आपातकाल में रहने का मतलब है कि आपके नागरिक अधिकार निरस्त हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं, आप उन अधिकारों को एंजॉय नहीं कर सकते। जो भी राइट टू लिबर्टी हो,
राइट टू लाइफ हो, राइट टू जस्टिस हो, राइट टू लाइवलीहुड हो, ये तमाम तरह के जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, उन सब पर अब कुठाराघात संभव हो गया है। और ये लगातार हो रहा है। हम देख रहे हैं कि 6-6 साल से जेलों में बंद हैं लोग, उन्हें बेल नहीं मिल रही है। और एक वो बाबा राम रहीम है जो जब चाहे पैरोल पे बाहर आ जाता है, बहुत कम दिन जेल में रहता है, उससे ज़्यादा दिन जेल के बाहर रहता है। तो एक पूरी व्यवस्था कोलैप्स कर गई है। इसमें न न्याय व्यवस्था ठीक से काम कर रही है, न कानून व्यवस्था ठीक से काम कर रही है, और न्याय इस पूरे तंत्र को चलाने वाले जो हमारे जो संवैधानिक संस्थान हैं, वो अब अपना काम करना बंद कर चुके हैं। वो सरकार की सेवा में रहते हैं। जैसे चुनाव आयोग है, वैसे ही दूसरे जो संस्थान हैं। और मीडिया की बात तो आप खुद जानते हैं, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। वो तो पूरी तरह से बिछ गया है सरकार के सामने। तो इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कभी कोई हस्तक्षेप नहीं किया। संस्थाओं के पतन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कभी चिंता प्रकट नहीं की। उसने सुओ मोटो इनका कॉग्निजेंस नहीं लिया और इन पर कोई सुनवाई करके कोई डायरेक्शन नहीं दिया सरकार को। ह्यूमन राइट्स कमीशन काम नहीं कर रहा है, माइनॉरिटी कमीशन काम नहीं कर रहा है। जो राज्य सरकारें हैं वो नफरत फैला रही हैं, हिंसा फैला रही हैं। बंगाल ले लीजिए, उड़ीसा ले लीजिए, उत्तर प्रदेश, असम, इन तमाम राज्यों में हो क्या रहा है। और अभी नीट की परीक्षा देखिए, किस तरह से नीट की परीक्षा में लाखों बच्चों के साथ, और सीबीएसई के एग्ज़ाम में लाखों करोड़ों बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। ये सारी सिस्टम के कोलैप्स होने की कगार पे पहुंच गए हैं। और आर्थिक तंत्र तो हम बात लगातार करते रहे हैं उसकी, वो भी कोलैप्स हो गया। कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने अब विपक्षी दलों को ज़मीन दिखा दी है। विपक्षी दलों को ये अक्ल आ जानी चाहिए, ये समझ आ जानी चाहिए कि अब जो संघर्ष के, प्रतिरोध के जो पारंपरिक तरीके थे वो अब खत्म है। वो जो रास्ते थे जिनके ज़रिए वो लड़ाई लड़ता था, वो सारे बंद कर दिए गए हैं। ना मीडिया आपके साथ है, ना कोर्ट आपके साथ है, और पुलिस और पूरा प्रशासन तंत्र सरकार का है, चुनाव आयोग सरकार का है। ऐसे में उन्हें अब नए तरह से अपनी लड़ाई लड़ने का रास्ता खोजना पड़ेगा। वो कॉकरोच जनता पार्टी का फार्मूला हर जगह नहीं चलेगा, लेकिन वो भी उसका एक इनपुट दे रहा है आपको कि लोगों में कितनी गुस्सा है, कितनी निराशा है, और वो उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये सारी निराशा जो पूरे समाज में खदबदा रही है, और इस फैसले से वो निराशा और बढ़ेगी। इसलिए भी जस्टिस सूर्यकांत का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने जनता का जो मोह भंग किया है, जनता का जो विश्वास सुप्रीम कोर्ट से टूटा होगा आज, वो उनको और भी ज़्यादा उत्तेजित करेगा, उनमें और भी ऊर्जा का संचार करेगा, और वो और भी खुलकर अब विरोध करने की मूड में आएंगे। एक नया दौर आज के बाद भारतीय राजनीति का शुरू हो सकता है, और ये सोचने का वक्त है विपक्षी दलों का, क्योंकि अब ये करो या मरो वाली स्थिति पैदा कर दी है इस सरकार ने, जिसमें शांतिपूर्ण ढंग से संघर्ष करने का, प्रतिरोध करने का, विरोध करने का रास्ता बंद कर दिया है। वोट के जरिए सरकार बदलने का रास्ता बंद कर दिया है। तो अब उसके पास दूसरे रास्ते क्या बचे, वो क्या करे। अब जब गणतंत्र खतरे में हो जाता है तो गण का सहयोग लेना ही पड़ता है। लोकतंत्र खतरे में है तो लोग के पास जाना पड़ेगा, लोग को साथ लेना पड़ेगा, यानी पब्लिक में जाना पड़ेगा। अब सोशल मीडिया पर हलचल मचाने भर से नहीं होगा, गांव-गांव, शहर-शहर जाएंगे, और ये हकीकत जब आप बताएंगे कि सरकार ने किस तरह से चुनाव प्रणाली को, चुनाव तंत्र को
डिस्टॉर्ट कर दिया है, तोड़ मरोड़ दिया है कि आप अपने वोट से भी किसी को जिता हरा नहीं सकते हैं। आपकी वोट की शक्ति चूस रही है ये सरकार। इसलिए ज़रूरी है कि अब विरोध करना चाहिए और लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, अन्यथा हम लोकतंत्र भी खोएंगे, संविधान भी खोएंगे और अपनी आज़ादी भी गंवा बैठेंगे। तो ये समय है, अब ये संघर्ष का समय है, लड़ाई का समय है और इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद, उन्हें शुक्रिया अदा कीजिए। जस्टिस सूर्यकांत को शुक्रिया अदा कीजिए कि पहले उन्होंने कॉकरोच बोलकर युवाओं को जगा दिया और अब ये फैसला देकर पूरे मतदाताओं को जगाने का काम वो कर रहे हैं। तो शुक्रिया जस्टिस सूर्यकांत। नमस्कार।